नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी स्विफ्ट 3.1 का नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। अभी तक हम सी स्विफ्ट 3.1 में क्या क्या किया। पहला हमने चैप्टर फिनिश किया टिपिकल ड्यूटी ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर। दूसरा चैप्टर फिनिश किया टर्म्स एंड डेफिनेशन, वेल्डिंग का साइज, वेल्डिंग का लेंथ, विड्थ, हीट अफेक्टेड जोन और फ्यूजन जोन, वो सब के बारे में पूरा डेप्थ में डिटेल में डिस्कस किया। अभी उसके बाद में हमने किया वेल्डिंग इनपरफेक्शन एंड मटेरियल इंस्पेक्शन। ठीक है, उसमें हमने दो पार्ट किए। एक बहुत लंबा है चैप्टर, इसी की वजह से दो पार्ट में डिवाइड किया और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पार्ट नंबर जो 3 है, ये चैप्टर नंबर 3 है, उसी में से आएगा। और 40% क्वेश्चन टोटल सी स्विफ्ट 3.1 में 2020 एग्जाम जो लास्ट में लिया गया उसमें 148 क्वेश्चन आए थे और 148 क्वेश्चन में से 40% क्वेश्चन 40% क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 3 एंड वेल्डेबिलिटी चैप्टर नंबर 17 उसी में से पूछे गए। वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील, तो आपको ये सब चीज याद रखना है। ओके, तो आपको ये चैप्टर डेप्थ में करना चाहिए। ओके, दूसरी बात, उसके बाद हमने डिस्कस किया डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में। इम्पैक्ट टफनेस कैसा होता है और कैसे लैब में परफॉर्म किया जाता है, टेंसाइल टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, निक बैंड टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, साइड बैंड, लॉन्जिट्यूडनल, फेस बैंड, वो सब बैंड टेस्टिंग जो करते हैं उसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है और लैब के अंदर कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसके बारे में हमने पूरा डेप्थ में डिस्कस किया। हार्डनेस टेस्ट के बारे में थ्री टाइप्स ऑफ हार्डनेस, रॉकवेल, ब्रिनल एंड तीसरा हमारा विकर। ये तीनों हार्डनेस टेस्ट कैसे होता है, कैसे परफॉर्म होता है, कौन सा हार्डनेस टेस्ट हीट अफेक्टेड जोन जो है उसमें ज्यादातर कौन सा हार्डनेस फॉलो होता है, वेल्ड मेटल है उसमें कौन सा हार्डनेस फॉलो होता है, वो सब चीज के बारे में हमने पूरा डेप्थ में डिस्कस किया चैप्टर नंबर 4 में। उसके बाद में हमने डिस्कस किया डब्ल्यूपीएस एंड वेल्डर क्वालिफिकेशन। डब्ल्यूपीएस बनाते हैं तो सबसे पहले प्रपोज्ड डब्ल्यूपीएस बनाना है, उसके बाद हमको पीक्यूआर बनाना है, वो पीक्यूआर में हमको विजुअल इंस्पेक्शन करना है, पीटी और एमटी दोनों में से कोई एक करना है, आरटी और यूटी वो दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद में मैकेनिकल टेस्ट, टेंसाइल, बैंड और मैक्रो, वो तीनों कंपलसरी हो जाता है पीक्यूआर के लिए। अगर क्लाइंट का अलग से रिक्वायरमेंट है तो कोरोजन टेस्ट, माइक्रो, वो जो भी है अपना इम्पैक्ट है वो अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर करना है तो कर सकते हैं। ऐसा करके हमारा पीक्यूआर बनता है, तो वो सब रिजल्ट पूरा पीक्यूआर में लिखा जाता है। उसके बाद में डब्ल्यूपीएस में कन्वर्ट किया जाता है। डब्ल्यूपीएस बनाते हैं उस टाइम पे नॉन एसेंशियल वेरिएबल भी आपको डालना कंपलसरी बन जाता है। ऐसे बनता है हमारा डब्ल्यूपीएस। वेल्डर क्वालिफिकेशन जब हम करते हैं तब हमको सबसे पहले जो अप्रूव्ड डब्ल्यूपीएस है उसका हमको उसी के हिसाब से एक टेस्ट पीस बनाना है। टेस्ट पीस बनाने के बाद वेल्डर को बाहर से, बाहर की कंपनी से हमारी कंपनी में एंटर होता है वेल्डर तभी, या फिर वेल्डर का हमारा ही वेल्डर को एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन करना है तभी, तो हमको जनरली करना है उसका क्वालिफिकेशन। उस टाइम पे हमको टेस्ट पीस बनाना है और टेस्ट पीस मारने के लिए बोलना है। उसमें बाद वेल्डर जो मारेगा वेल्डिंग उसका विजुअल इंस्पेक्शन करना है। पीटी और एमटी दोनों में से कोई एक चीज, आरटी और यूटी दोनों में से कोई एक चीज, फिर बैंड टेस्ट हमको कंपलसरी बन जाता है। और अगर एक्स्ट्रा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है तो कोई एक्स्ट्रा टेस्ट भी करवाना चाहे तो वो करवा सकते हैं। उसके बाद में वेल्डर क्वालिफाई होता है, उसका सर्टिफिकेट बनता है। वो सब चीज बारे में हमने चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस किया। अभी हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, मटेरियल इंस्पेक्शन, जिसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे। आप समझ लीजिए अभी टीडब्ल्यूआई जो है उसने अभी लॉकडाउन सिचुएशन कोविड-19 की वजह से उसकी फीस में डिक्रीजिंग किया है। पहले उसका फीस बहुत ज़्यादा था, अभी उसका फीस 1,06,000 इंडियन मनी कर दिया गया है। तो उसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। अभी बहुत अच्छा मौका है, जो लोग स्विप करते हैं उसको कम फीस भी देना पड़ेगा और जल्दी से हो भी जाएगा और टाइम भी अभी है अच्छा सा। तो जो लोग स्विप नहीं किए हैं मैं उसका रिकमेंडेशन करेगा कि भाई उसको करना चाहिए। अगर क्वालिटी फील्ड में रहना है, अगर फैब्रिकेशन फील्ड में रहना है, तभी उसको ये सब चीज करेंगे तो उसके लिए वेल एंड गुड।
अदरवाइज जनरली लोग जॉब करते ही है, वैसे भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। मटेरियल इंस्पेक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेल्डिंग इंस्पेक्टर का ड्यूटी। देखिए अभी ये सब चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। One of the duty of the visual and welding inspector is carried out the material inspection. There is the number of situation where the inspector will be required to do this. बहुत बार वेल्डिंग इंस्पेक्टर को मटेरियल इंस्पेक्शन ड्यूटी उसका जो है करना पड़ता है। मटेरियल इंस्पेक्शन बहुत, जितना भी वेल्डिंग इंस्पेक्टर है, जितना भी हम लोग क्वालिटी इंस्पेक्टर है, वो सब लोगों को मोस्टली मटेरियल इंस्पेक्शन करना जरूरी बन जाता है। मटेरियल इंस्पेक्शन कौन कौन से स्टेज में करना चाहिए, कौन कौन में स्टेज में होता है, तो कि जब पाइप मिल कंडीशन में रहता है, पाइप मिल कंडीशन में, जैसे कि रत्नमणि कंपनी है, वेल्सपन है, वो पाइपिंग बनाते हैं, पाइपिंग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वो सब कंपनी में हम लोगों को जनरली पाइप मिल कंडीशन जब रहेगा उस टाइम पे हमको इंस्पेक्शन करना पड़ता है। फिर क्या होता है, पाइप बनने के बाद वो जो फोर्जिंग हो गया है उसके बनने के बाद फिर वो पाइप का हम फेब्रिकेशन करते हैं। तब ड्यूरिंग फेब्रिकेशन भी हमको उसका कंस्ट्रक्शन और फेब्रिकेशन करते हैं। जब कोई प्रोजेक्ट होता है तो हम वो पाइप मंगवाते हैं, वहां पे तो हमने इंस्पेक्शन किया ही मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। उसके बाद फेब्रिकेशन जब होता है उस टाइम पे भी हमको मटेरियल इंस्पेक्शन करना जरूरी बन जाता है। उसके बाद जब हम पाइप इंस्टॉल करते हैं, इरेक्शन करते हैं, उस टाइम पे भी मटेरियल इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी बन जाता है। और कभी कभी मेंटेनेंस प्लांट रहता है, कभी भी ओल्ड पुराना शटडाउन रहता है, उस टाइम पे भी हमको मटेरियल इंस्पेक्शन करना जरूरी है। मटेरियल इंस्पेक्शन करने से हमको फायदा ये, वो कौन सा ग्रेड का मटेरियल है, वो मटेरियल कैसा बिहेव करता है, एएसटीएम के हिसाब से कैसा बिहेव करता है, एएसएमई के हिसाब से फिर हम उसका कोड एंड स्टैंडर्ड देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 516 ग्रेड 70 मटेरियल है, तो उसका हम एग्जाम्पल के तौर मिल जब कंडीशन प्लेट मिल है उस टाइम पे जब बनता है, उस टाइम पे हम मैन्युफैक्चरिंग होने के टाइम, सॉरी उस टाइम पे हम इंस्पेक्शन करते हैं कि इसका हार्डनेस, इसका हीट इनपुट इतना हो गया, इसका हीट क्या बोलते हैं उसको, हिट नंबर ये है, उसका कॉइल नंबर ये है, फिर उसका थिकनेस इतना है, वो सब चीज़, उसमें रस्टिंग नहीं है, पीटिंग नहीं है, वो सब चीज़ हम मिल कंडीशन में चेक करेंगे। उसके बाद में जब फैब्रिकेशन होता है तब बीवेल एंगल बनाते हैं या फिर वो किसी के साथ ज्वाइन करते हैं, उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन करने के टाइम पे हम चेक करते हैं। फैब्रिकेशन होने के बाद फिर मटेरियल जाता है इरेक्शन में। देखो फैब्रिकेशन और इरेक्शन में क्या फ़र्क है मैं बोलता हूँ। फैब्रिकेशन कभी कभी हम छोटे छोटे पार्ट बनाते हैं, उसको फैब्रिकेशन भी बोलते हैं। जब इरेक्शन करते हैं उस टाइम पे भी फैब्रिकेशन तो वहां पे भी होता है, लेकिन उस टाइम पे उसको इरेक्शन बोला जाता है। बड़ा पार्ट एक पार्ट से जुड़ता है तो उसको इरेक्शन बोलते हैं, उस टाइम पे इरेक्शन होता है। और लास्ट में हमारा इरेक्शन होने के बाद इंस्टॉल होता है, पूरा मटेरियल हम कमीशनिंग फील्ड में जाता है। कमीशनिंग के बाद लास्ट 2-3 साल के बाद, 5-6 साल के बाद फिर जॉइंट जॉब रनिंग हो कंडीशन के बाद हम शट डाउन लेते हैं। उस टाइम पे भी हमको जनरली इंस्पेक्शन करना पड़ता है, तो वो सब चीज हमको ध्यान रखना चाहिए। Wide range of material availability can be fabricated, can be used to fabrication and welding. This include there are no बट नॉट लिमिटेड टू, मतलब नीचे का यहाँ पे दिखाया है उतना हम जनरल लाइफ में हम जनरली यूज करते हैं। हमारा सेक्शन 8 के बारे में हम क्या बोलता है, स्टेनलेस स्टील एंड स्टील अलॉय के लिए भी हम जनरली यूज करते हैं। एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम अलॉय के लिए भी हम फेब्रिकेशन करते हैं। कॉपर एंड कॉपर बेस्ड अलॉय के लिए, ये जब जनरल में बात बोलता हूँ, ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, स्टील एंड स्टील अलॉय में ही ज्यादातर लोग काम करते हैं। लेकिन जो लोग का इंडस्ट्री एल्यूमिनियम का है वो उसमें भी काम करते हैं, कॉपर में भी काम करते हैं, निकल एंड निकल बेस्ड अलॉय भी वाइड रेंज में यूज होता है, टिटेनियम एंड टिटेनियम बेस्ड अलॉय में भी यूज होता है, और जिरकोनियम में भी यूज होता है। तो ये सब चीज मटेरियल जो है वो हमको जनरली इंस्पेक्शन करना चाहिए, ठीक है। ये कॉमन बात है, ठीक है। इतना जहां पे दिखाया है, स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम अलॉय, निकल वेज अलॉय, कॉपर अलॉय एंड टिटेनियम अलॉय एंड कास्ट आयरन, ये सब जनरल हमारा मटेरियल का एक पार्ट है, हमको इंस्पेक्शन करना चाहिए, ठीक है। दिस मटेरियल आर all widely used in fabrication, welding and construction, meet the requirement to diverse the
रेंज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर में जनरली हमने ऊपर बताया स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, निकल बेज अलॉय एंड कॉपर अलॉय, टाइटेनियम एंड कास्ट आयरन मोस्टली यूज होते हैं, तो हम मोस्टली उसी के बारे में जनरली इंस्पेक्शन करना पड़ता है, जब वेल्डिंग इंस्पेक्टर को, क्वालिटी इंस्पेक्टर को, क्वालिटी इंजीनियर को और टीपीआई को। देयर इज अ थ्री एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द मटेरियल इंस्पेक्शन दैट इंस्पेक्टर शुड बी कंसिडर्ड। देखो, तीन टाइप का हमको जनरली इंस्पेक्शन करना पड़ता है, मटेरियल कौन से टाइप का है वो, और उसका वेल्डेबिलिटी का बिहेवियर कैसा है वो। ठीक है। मटेरियल ट्रेसेबिलिटी, वो मटेरियल कौन से ग्रुप का है। जनरली देखो, मैं यहाँ पे ट्रेसेबिलिटी, मटेरियल ट्रेसेबिलिटी द वाइड वर्ड में आगे आएगा तो मैं बोलेगा। मटेरियल ट्रेसेबिलिटी में क्या होता है, जनरली हमारा जब इंटरव्यू होता है तो हमको पूछा जाए टेल अबाउट योर सेल्फ, तो क्या है, ये हमारा ट्रेसेबिलिटी पूछते हैं कि भाई इंटरव्यूअर जो है वो हमारा ट्रेसेबिलिटी पूछते हैं कि हम लोग कहाँ काम करते हैं, प्रीवियस कंपनी में हमने क्या किया, हमने कितना बी किया कि नहीं किया, डिप्लोमा किया कि नहीं किया, और हमारा क्या क्वालिफिकेशन है, वो सब चीज के बारे में टेल अबाउट योर सेल्फ, मतलब आपका ट्रेसेबिलिटी पूछा जाता है, आप कहाँ से है, कौन से गांव से है, आपका बॉर्न कब हुआ, वहां से लेके आप कौन सी कंपनी में काम किया, आपका अभी तक का सफर कैसा रहा, अभी तक आप फैब्रिकेशन किया वैसा सफर आपका, फैब्रिकेशन हो या इरेक्शन हो, जो भी इंटरव्यू लेता है तो हम जो जिस इंटरव्यू में जाते हैं उसके हिसाब से हमको हमारा ट्रेसेबिलिटी पूछा जाता है। वैसे ही एक मटेरियल का भी ट्रेसेबिलिटी है कि मटेरियल कहाँ से बना है, मटेरियल में क्या क्या टेस्टिंग हुआ है, मटेरियल का ग्रेड क्या है, मटेरियल का हीट नंबर क्या है, मटेरियल का कॉइल नंबर क्या है, सब चीज के बारे में डेप्थ में जो बात होता है उसी को बोलते हैं मटेरियल ट्रेसेबिलिटी। यहाँ पे ट्रेसेबिलिटी वर्ड जो है वो डेंजर वर्ड इंग्लिश में बोला दिखा जाता है, लेकिन एक्चुअली एकदम सिंपल है। मटेरियल कहाँ से बना है, वो उसका हीट नंबर क्या है, वो उसका कैसा बिहेवियर है, वो कौन सा ग्रेड का मटेरियल है, वो कौन से एएसएमई क्लास में आएगा या एएसटीएम क्लास में आएगा या एपीआई 5L के क्लास में आएगा, जो भी है उसका ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, सब चीज के बारे में डेप्थ में जो बात बोला जाता है उसी को बोलते हैं मटेरियल ट्रेसेबिलिटी। ठीक है। तो यहाँ पे तीन टाइप का मटेरियल कौन से टाइप का है वो, और उसका वेल्डेबिलिटी का बिहेवियर कैसा है वो, उसके बाद मटेरियल ट्रेसेबिलिटी उसका ग्रेडिंग सिस्टम क्या है वो, और मटेरियल किसी में किसी और का कॉपी पेस्ट नहीं लिया है, ये सब चीज के बारे में। और मटेरियल कंडीशन एंड डायमेंशन, वो मटेरियल कैसा कंडीशन में है, कि रस्टिंग कंडीशन है, कभी कभी प्लेट हमने 5-6 साल पहले स्टेनलेस स्टील का प्लेट हमने बहुत सारे बल्क ऑर्डर में खरीद लिया है, फिर वो प्लेट 5-6 साल तक कंटिन्यूस हमारी कंपनी में एक कॉर्नर में पड़ा रहता है, फिर हमको काम आता है कि कंपनी में किसी का ऑर्डर मिला हमारी कंपनी को कि स्टेनलेस स्टील का हमको ये वेसल बनाना है, फिर वो प्लेट को हम यूज करेंगे, तब हमको देखना चाहिए कि वो मटेरियल इतने सालों से पड़ा है तो उसका कंडीशन कैसा है, वो पीटिंग तो नहीं हो गया है, उसके ऊपर पानी रह रहे के वो रस्टिंग तो नहीं हो गया है, उसमें लेमिनेशन तो नहीं हो गया है, वो सब चीज देखना चाहिए। उसका डायमेंशन जो है वो एज पर हमारा वेसल का रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं है, वो सब चीज के बारे में डेप्थ में हमको जानना है। तो मटेरियल कंडीशन एंड डायमेंशन, ये तीनों मैंने अभी दिखाया, उसी का हमको जनरल इंस्पेक्शन करना रहता है। ठीक है। अभी तीनों के बारे में हम डेप्थ में जाएंगे और एक एक कैसे काम किया जाता है उसके बारे में हम डेप्थ में बात करेंगे। मटेरियल टाइप एंड वेल्डेबिलिटी, सबसे पहला यहाँ पे है मटेरियल टाइप एंड वेल्डेबिलिटी, दूसरा है मटेरियल ट्रेसेबिलिटी, तीसरा है मटेरियल कंडीशन एंड डायमेंशन। मटेरियल टाइप्स and weldability. A welding inspector must be able to understand, interpret the material designation in order to check the compliance with relevant normative documents. वेल्डिंग इंस्पेक्टर है, उसको कौन सा मटेरियल का टाइप है वो मटेरियल पढ़ने आना चाहिए। अभी वेल्डिंग इंस्पेक्टर को मेरा भांजा है तो उसको जाने दे, मेरा क्वालिटी इंस्पेक्टर है वो गलती करता है जाने दे, नहीं चलेगा, ये सब चीज नहीं चलेगा। उसको मस्ट पता ही होना चाहिए। तुम्हारा रिलेटिव है तो घर पे गया, लेकिन हमारी कंपनी में ये मटेरियल कौन सा ग्रेड का है और ये कहाँ पे पढ़ा जाता है, वो सब चीज वेल्डिंग इंस्पेक्टर को पता ही होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, यहाँ पे ये सब चीज नहीं चलेगा। उसको ये चीज नहीं पता होगा तो बिग प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर में। मे बी मटेरियल गलत यूज करने की वजह से कंपनी में ब्लास्ट भी हो सकता है। एक वेसल आपने वही मटेरियल का बना दिया और गलत ग्रेड यूज कर लिया, और ऑन जॉब पे वो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका कम था तो उसकी वजह से जॉइंट वहां से फट गया, बहुत सारे लोगों का जान जा सकता है। तो यहाँ पे हमको ये सीरियसनेस बनना पड़ेगा कि कोई भी वेल्डिंग इंस्पेक्टर हो,
मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड, उसको अंडरस्टैंड होना ही चाहिए, उसको पता ही होना चाहिए वो कि इंटरप्रेट द मटेरियल डेजिग्नेशन कैसा है, कौन सा है, वो सब चीज एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एज पर कोड के हिसाब से उसको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल स्टैंडर्ड सच एज BSEN जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है वो, API के हिसाब से अगर मटेरियल है तो वो, ASTM के हिसाब से है तो वो, और वेल्डिंग प्रोसीड्यूर स्पेसिफिकेशन WPS के हिसाब से मटेरियल हम यूज कर रहे हैं कि नहीं है। हमारा WPS कार्बन स्टील P1 मटेरियल का है, लेकिन हम उसी में P8 ग्रेड का वो यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रोड, तब वो कांड हो जाएगा, तब जब बिग प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब चीज देखना चाहिए, ऑन जॉब पे जॉइंट फटने का चांसेस है, तो बहुत सारा नुकसान हो जाने का चांसेस है। इसके लिए यहाँ पे क्लियर मस्ट वर्ड यूज लिखा है, वेल्डिंग इंस्पेक्टर मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड, उसको पता ही होना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है, परचेज ऑर्डर वेल्डिंग इंस्पेक्टर को पता होना चाहिए। वेल्डिंग इंस्पेक्टर को अगर परचेज ऑर्डर ही पता नहीं है तो हम, परचेज ऑर्डर मतलब रिक्वायरमेंट, कि भाई ऐसा हमने परचेज करने के लिए मटेरियल दिया था लेकिन आया तो कुछ और ही आया। हमने 5 लाख रुपीस का एक स्टेनलेस स्टील का प्लेट खरीदा 316L और आ गया 316H, तो H देने में तो मैन्युफैक्चरर को बहुत मजा है, क्योंकि H का रेट जो है वो कम है और 316L का रेट ज्यादा है। ठीक है, तब हमने ज्यादा पैसा दिया लेकिन आया हमारा 316H। मेरे साथ एक बार हो चुका है ऐसे, SNC लावालिन प्रोजेक्ट कच्छ में मैं काम किया एक एक टाइम पे, वहां पे एक ऐसा हो गया, प्लेट मैंने मंगवाया 316L का और आ गया 316H का। तो ऐसा होता है, मैन्युफैक्चरर ऐसा दे देता है, उसको भी जनरली वो क्या करता है, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए जनरली ऐसा करता है कि ठीक है, मटेरियल क्लाइंट को कहाँ पता है, दे दो ये प्लेट, ऐसा होता है। तो आपको परचेज ऑर्डर में क्या लिखा है वो, और क्या हमारा डिलीवर हुआ है, हमारे कंपनी में क्या पहुंचा है, हमने जितना पैसा दिया है उसके हिसाब से हमको वही मटेरियल मिला है, हमने जैसा ऑर्डर दिया है वही मटेरियल मिला है कि नहीं मिला है, वो भी हमको देखना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे परचेज ऑर्डर क्लियर लिखा है कि परचेज ऑर्डर मस्ट पता होना चाहिए। फैब्रिकेशन ड्राइंग, अगर ड्राइंग ही पता नहीं है तो फिर वेल्डिंग इंस्पेक्टर करेगा क्या, कांड ही हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। फैब्रिकेशन ड्राइंग में दिया है 6 का फिलेट और मार दिया 18 का फिलेट, 18 का फिलेट मार दिया, तब तो हीट इनपुट बढ़ गया तो जॉब ऑन जॉब में फट जाएगा, तो प्रॉब्लम है। 6 का फिलेट है और मार दिया 3 का फिलेट, ऑन जॉब पे फट जाएगा। तो आपको देखना चाहिए कि फैब्रिकेशन ड्राइंग है वहां पे क्या चीज रिक्वायरमेंट दिया है डिजाइनर ने, वही हमको फॉलो करके वही इतना ही वेल्डिंग मारना चाहिए। ठीक है, क्राइटेरिया +or -3 mm दिया है वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन हमको क्राइटेरिया के हिसाब से, हमको हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फैब्रिकेशन ड्राइंग के हिसाब से ही आगे बढ़ना है, उसके आगे हम नहीं जा सकते। अगर आगे गए तब प्रॉब्लम होने का चांसेस है। क्वालिटी प्लान एंड कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन एंड क्लाइंट रिक्वायरमेंट। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रॉब्लम होता है। क्वालिटी प्लान मतलब क्या है, मैं आपको ऑलरेडी मैंने एक सेशन किया था कि बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ TPI, क्वालिटी इंस्पेक्टर, क्वालिटी इंजीनियर, वेल्डिंग इंस्पेक्टर, उसको क्वालिटी प्लान पता होना चाहिए। क्वालिटी प्लान वन टाइप ऑफ ITP। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन में हाइड्रो लिखा है कि भाई 150 का हाइड्रो लिखा है, लेकिन हमारा कोड बोलता है कि चलो भाई इतने मटेरियल इतने ग्रेड का हम 100 का हाइड्रो कर दो तो चल जाएगा, तब प्रॉब्लम हो जाएगा। सबसे पहले आपको स्पेसिफिकेशन फॉलो करना है, बाद में आपको कोड फॉलो करना है। यहाँ पे मैं क्लियर वर्ड बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्लाइंट स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए, वही फॉलो करना है। क्लाइंट स्पेसिफिकेशन में कुछ भी चीज नहीं दिया है और हम लोग प्रॉब्लम में फंसे, तभी हमको कोड को यूज करना चाहिए, उससे पहले कोड को यूज करना नहीं चाहिए। सबसे पहले हमारा क्लाइंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, क्लाइंट रिक्वायरमेंट इम्पैक्ट टफनेस का है और हम लोग धड़ाधड़ दे दनादन वेल्डिंग मार रहे हैं और इम्पैक्ट टफनेस नहीं देख रहे, और हमारा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट इम्पैक्ट -15 डिग्री का था, ऑन जॉब पे गया और तुरंत हमने वहां पे क्लाइंट ने वो प्रोडक्ट लिया और इंस्टॉल करके फिर उसने प्रोसेस स्टार्ट किया, तो 2 से 3 दिन में मे भी फट जाएगा हमारा वेसल, हमारा पूरा मेहनत पानी में जाएगा। तो हम लोग, मैं यहाँ पे यही बोल रहा हूँ कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है वो भी पता होना चाहिए वेल्डिंग इंस्पेक्टर को, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है वो पता होना चाहिए, क्वालिटी प्लान, फैब्रिकेशन ड्राइंग, परचेज ऑर्डर, WPS, और कौन से ग्रेड का मटेरियल में कौन सा कंस्ट्रक्शन कोड है वो भी हमको पता होना चाहिए। वेल्डिंग इंस्पेक्टर को अगर ये सब चीज़ पता नहीं है तो उसको वेल्डिंग इंजीनियर के हिसाब से उसको ज्यादा डीप स्टडी करना पड़ेगा।
Commonly used material standard for steel designation BSEN 10025 hot roll product and non alloy structure स्टील के लिए है। तो आपको ये सब चीज याद रखना है। अगर जो लोग सीसिप का एग्जाम दे रहे हैं उसको एक क्वेश्चन आएगा BSEN 1025 what standard present of BSEN 10025 hot roll product and नॉन अलोइंग स्ट्रक्चर स्टील, ऐसा आपको आंसर देना। आंसर बहुत सारे होंगे यहाँ पे। नॉन अलोय की जगह आपको एक आंसर अलोय भी दे दिया जाएगा, हॉट रोल की जगह यहाँ पे कोल्ड रोल दे दिया जाएगा, तो आपको उसके हिसाब से आंसर देना है। ठीक है, टिपिकल स्टील डेजिग्नेशन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ BSEN के हिसाब से देखो हम लोग क्या करते हैं, SA 216 ग्रेड 70, SA 516 ग्रेड 70, ऐसा करके हमारा जनरली क्या होता है डेजिग्नेशन होता है। लेकिन BSEN स्टैंडर्ड में S335 J2 G3 एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखे, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट रहता है तो ऐसे करके लिखा जाएगा। तो S का मतलब हो गया स्ट्रक्चरल स्टील, 355 का मतलब हो गया मिनिमम यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर भी बोलते हैं, वो भी थिकनेस उसका 16 mm से कम है तब, ठीक है। तब हमको यहाँ पे ये सब चीज देखना है 355। यहाँ के मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ये सेमी करवाया है वहां पे मैं ये भी समझाया है कि ऐसे 516 ग्रेड 70, उसमें 516 का मतलब क्या है, SM का मतलब क्या है, ग्रेड का GR का मतलब क्या है, और 70 का मतलब क्या है, पूरा डेप्थ में मैंने ऑलरेडी सेशन किए हैं 2 घंटे का, उसमें मैं ऑलरेडी समझाया है। लेकिन यहाँ पे ये जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड जो लोग सीस्विप एग्जाम दे रहे हैं, सीस्विप 3.1 का एग्जाम दे रहे हैं, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उसमें स्टैंडर्ड देखो ASTM में ये करके लिखा है, ASTM में ग्रेड का अगर कंस्ट्रक्शन वो प्लेट का कंस्ट्रक्शन हुआ है तो 106 ग्रेड सी, ग्रेड बी, ग्रेड डी ऐसा लिखा होगा। अगर वही ASME के हिसाब से होता है तो SA 106 ग्रेड सी ऐसा करके लिखा रहेगा। वही अगर API 5L के हिसाब से है तो API 106 ग्रेड सी ऐसा करके लिखा रहेगा। अगर वो दूसरे कोई कोड के हिसाब से है तो उसके हिसाब से, लेकिन यूरोपियन स्टैंडर्ड में अगर रहेगा तो S106 J2 J3 जो भी है, J6 J8 जो भी है XYZ उसका लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे S का मतलब हो गया स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर स्टील, 315 का मतलब हो गया मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ, J2 का मतलब हो गया लॉन्जिट्यूडनल चार्ज पे इम्पैक्ट 27 जूल 6 to 20 डिग्री सेल्सियस के अंदर, G3 का मतलब हो गया नॉर्मलाइज्ड एंड नॉर्मलाइज्ड रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। ये सब चीज हो गया, ठीक है। ये तो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, अपने अपने कोड के हिसाब से, अपने अपना स्टैंडर्ड के हिसाब से वो सब चीज डिवाइड किया गया रहता है, ठीक है। In term of material type of weldability of commonly material and most alloy of this material are fusion welding using the various welding process and range of the thickness and where applicable of the diameter, अपने हिसाब से diameter के हिसाब से अपनी thickness के range के हिसाब से सबका material का अलग अलग requirement दिया गया है। alloying element and their effect, अलोइंग एलिमेंट देखो यहाँ पे मैं जो अलोइंग एलिमेंट एंड द डिफेक्ट की बात कर रहा हूँ, इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, वो सब चीज में कॉमन बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे लिखा है C कार्बन स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के, इसको हम कंपेयर करिए हमारी बॉडी के साथ। हमारी बॉडी में चमड़ी होता है, ब्लड होता है, फिर ऊपर में हेयर होते हैं, उसके नीचे व्हाइट सेल होते हैं, उसी के हिसाब से मटेरियल जो है उसमें इतने सारे ग्रेडिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ये जो कार्बन है तो कार्बन जो है वो स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है। मैं यहाँ पे कॉमन बात कर रहा हूँ, कोई लोग बोलेंगे अरे यार ऐसा होता है या कार्बन बढ़ता है तो हार्डनेस बढ़ जाता है, तो वो भी सही बात है। यहाँ पे मैं जो मेन पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक जो देखो 100% में से सबसे ज्यादा जो चीज है उसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें आपको किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कार्बन जो अगर कोई भी मटेरियल में बढ़ेगा तो उसमें स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, ठीक है। मैंगनीज बढ़ेगा तो उसका टफनेस बढ़ेगा। एक एक चीज में मैं डेप्थ में समझाता हूँ, लेकिन थोड़ा आप पहले ये समझ लीजिए। मैंगनीज टफनेस बढ़ाएगा, सिलिकॉन डिऑक्सीडाइजर है, एल्यूमिनियम ग्रैंड रिफाइनर है, कोरोजन रेजिस्टेंस है, मोली हो क्रीप रेजिस्टेंस है, वेनेडियम स्ट्रेंथ के लिए, निकल लो टेम्परेचर एलिमेंट को, कॉपर है वो वेदर प्रोटेक्टिंग, बाहर का वेदर का प्रोटेक्टिंग के लिए, सल्फर एंड फॉस्फोरस रेसिड्यूल एलिमेंट है, टिटेनियम नियोबियम है वो ग्रेन रिफाइनर है। अभी मैं बात करता हूँ मैंगनीज। जो भी मटेरियल में
जो भी मटेरियल में मैंगनीज अगर आप बढ़ाएंगे तो लो टेम्परेचर में उसका काम करने का स्ट्रेंथ है वो एकदम बढ़ जाएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, एक मटेरियल है 516 ग्रेड 17, उसमें मैंगनीज आप बढ़ाएंगे, ज़्यादा डालेंगे और ज़्यादा डालेंगे तो उसका माइनस टेम्परेचर में काम करने का बिहेवियर, इम्पैक्ट टफनेस प्रॉपर्टीज है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और टफनेस प्रॉपर्टी उसका बहुत इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप को वही 516 ग्रेड 17 का -45 डिग्री या -50 डिग्री पे वही उसका वेसल बनाना है, माइनस में काम करने वाला वेसल बनाना है, तो क्या करना चाहिए, उसमें मैंगनीज अलॉय एलिमेंट बढ़ा देना चाहिए। तो उससे क्या होता है, वो जो है उसका टफनेस प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगा। सिलिकॉन है वो डीऑक्सीडाइजर है, तो उसको डीऑक्सीडाइजर कंट्रोल करने के लिए सिलिकॉन डालना चाहिए, सिलिकॉन ऑक्साइड करके वो बन जाएगा तो ऑक्सीजन दूसरी जगह पे जाएगा नहीं। एल्यूमिनियम है वो ग्रैंड रिफाइनर है। कभी कभी क्या होता है एल्यूमिनियम का, मैं ये सब चीज में ऑलरेडी बहुत बार समझा चुका हूं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर छल्ली बात कर लेता हूँ। सभी का आवर्त कोष्ठक आपने देखा होगा, जब पुराने क्लास हमने किया है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसा करके लंबा छोड़ा आवर्त कोष्ठक है। उसमें हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम का 4 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन का 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसा करके लंबा छोड़ा पूरा है। उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन उसका लास्ट कक्षा में वो 2, 8, 16, 32 ऐसा करके है, तो उसको बोलते हैं एकदम उसका कक्षा फिनिश हो गया है, वो डीएक्टिव हो गया है, उसको दूसरे किसी का इलेक्ट्रॉन का जरूरत नहीं है। लेकिन एल्यूमिनियम है, टिटेनियम है, नियोबियम है, उसकी लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है, या तो किसी को जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा या फिर जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये उसका ये बॉन्डिंग प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी वो सब चीज एक डिफरेंट मैटर है, उसका कभी लाइन पूरा सेशन करेगा तो मैं समझाएगा। क्रोम है वो कोरोजन रेजिस्टेंस है। आपको अगर दरिया सी है, सी के नजदीक में आपको काम करना है, वहां पे कोई प्लांट डालना है, तब हमको क्या होता है, वहां पे रस्टिंग ज्यादा होता है, तो वो कंट्रोल करने के लिए वहां पे अगर आपको प्लांट डालना है तो आपको कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल यूज करना पड़ेगा, ज्यादा क्रोम वाला मटेरियल यूज करना पड़ेगा। अगर वहां पे ज्यादा क्रोम वाला नहीं यूज करेंगे तब क्या होगा, वहां पे रस्टिंग पकड़ेगा और तुरंत वो मटेरियल है वो ब्लास्ट होने का चांसेस है एकदम कोरोजन होते होते। ठीक है, और जल्दी से वो मटेरियल फिनिश भी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है, आपको माइनस टेम्परेचर में काम करवाना है तो मैंगनीज बढ़ाना चाहिए, आपको कोरोजन रेजिस्टेंस, ज्यादा कोरोजन एरिया में काम करना है, वहां पे आपको रस्टिंग बचाना है, रस्टिंग नहीं होने देना है आपके मटेरियल को, तो क्रोमियम ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। क्रिप रेजिस्टेंस, क्रिप रेजिस्टेंस अगर आपको बढ़ाना है, क्रिप रेजिस्टेंस मतलब मोली, तो उसका ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक मटेरियल है, एक मटेरियल का एक प्लेट है, ठीक है, उसको मैं बैंड करता हूँ, बैंड करता हूँ, बैंड करता हूँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो टूटने का स्टार्ट होगा। वो जो टूटने का स्टार्ट हुआ है, वो जो एक कर्व बनेगा उसका, वो उसका जो फोर्स लगाया, फोर्स इनटू एरिया का वो जो कर्व बनेगा, ऑलरेडी मैं क्रिप रेजिस्टेंस का एक कर्व समझाया है, डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन में मैं समझाया है। तो डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन में टफनेस टेस्ट के लिए जब मैं समझाया था, क्रिप, वहां पे क्रिप रेजिस्टेंस की मैं बात किया था कि भाई क्रीप रेजिस्टेंस क्या है, मटेरियल का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, एनर्जी एब्जॉर्ब का कैपेसिटी, उसके बाद मटेरियल टूटेगा। तो आपको कुछ स्ट्रेंथ बढ़ाना है, आपका क्रीप रेजिस्टेंस बढ़ाना है, स्टार्टिंग में मटेरियल टूटेगा फिर भी थोड़ा चलना चाहिए, वैसा मटेरियल करना है, तो उसमें मोली बढ़ा देना चाहिए। मोली बढ़ाएंगे तो आपके लिए अच्छा है, 1% ऑफ मोली द क्रीप रेजिस्टेंस। वी वेनेडियम, वेनेडियम डालेंगे तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। लो टेम्परेचर एलिमेंट के लिए निकल है। कभी कभी क्या होता है, लो फ्लेयर लाइन है, चिमनी है, वहां पे क्या है, हॉट गैसेस पास होते हैं, तो हॉट गैसेस इतने हॉट होते हैं कि हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में, टेम्परेचर से उसका बहुत सारा टेम्परेचर हाई होता है, तो वो टेम्परेचर किसी के कांटेक्ट में आएगा, वो गैस तुरंत किसी के कांटेक्ट में आएगा तो जलने का चांस है, हमको गर्म होने का, हॉट रहेगा तो हम वहां से दूर रहेंगे। उसी की वजह से वहां पे कैसा मटेरियल यूज किया जाता है, वहां पे निकल परसेंटेज है वो ज़्यादा डाल दिया जाता है, वैसे मटेरियल वहाँ पे यूज़ किया जाता है ताकि वो गैस है, चिमनी है, एग्जांपल के तौर पे चलो चिमनी की मैं बात कर रहा हूँ, चिमनी के अंदर से SOx, NOx ऐसा करके बहुत सारा मटेरियल गैसेस पास होता है, तो वो हॉट होते हैं। जैसे ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं, तुरंत आपने देखा होगा बहुत सारा लंबा चौड़ा चिमनी है, वहाँ पे हॉट गैसेस पास होते हैं, वहाँ नाइट में
आपको वहाँ पे जलता रहेगा। आप यहाँ पे हजीरा रोड पे जाएँगे तो बहुत सारी रिलायंस कंपनी में ऐसी चिमनियाँ हैं कि वहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर पे जलेगी। तुरंत चिमनी के बाहर गैस निकलेगा तो वो जलेगा। क्यों? क्योंकि वो तुरंत ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है और वो ऑलरेडी हॉट तो होता ही है, उसी के ऑक्सीजन के साथ वो कॉन्टैक्ट आएगा तो ऑक्सीजन फिर उसको जलाएगा। तो वो जलेगा और हमको ऐसे ही दिखेगा कि हाँ, ये यहाँ पे कुछ जल रहा है। अगर ये चिमनी के अंदर ना बने, अगर ऑक्सीजन चिमनी के अंदर मिल गया तो क्या होगा? तो ऐसा हो जाएगा कि चिमनी के अंदर ही वो गैसेज़ जलने लगेगा, तब वो बहुत सारा नुकसान होने का चांसेस है। उसी की वजह से फ्लेयर लाइन है और चिमनी है, जहाँ पे लो टेम्परेचर एलिमेंट वर्किंग है, वहाँ पे हॉट गैसेस पास हो रहे हैं, वहाँ पे वैसी कंडीशन में वहाँ पे निकल ज़्यादा बढ़ा देने वाला मटेरियल यूज़ करते हैं, निकल ज़्यादा डालते हैं उसमें। जब मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पे उस वैसा मटेरियल हम यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे गैसेस जो है वो मेटल से पास होंगे तो वो मेटल क्या करेगा, गैसेस को लो टेम्परेचर में, वो जो मेटल है उसको लो टेम्परेचर रखेगा और जलने का चांसेस कम रहेगा और गैसेस का टेम्परेचर भी धीरे धीरे लो करेगा वो। क्योंकि गैस जो है वो चिमनी का अंदर से पास होता है तो उसके साइड में टकराव तो होगा, उसका मेटल है वहां पे टच होते तो निकलेगा वो, जैसे ही टच होगा तो थोड़ा टेम्परेचर वो लो करेगा, वो जो मेटल है वो लो करने का चांसेस करेगा। तो ऐसा यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि वहां पे अगर निकल हम बढ़ा देंगे तो हम बहुत फायदा है। कॉपर, कॉपर वेदर प्रोटेक्टिंग है। कभी कभी आपने देखा होगा 70S2 का जो है वो फिलर है, वहां पे आपने कॉपर देखा होगा, कॉपर का एक लेयर चढ़ा हुआ देखेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो वेदर से प्रोटेक्ट करता है। अगर वहां पे लेयर नहीं चढ़ाएंगे तो क्या होगा, कार्बन स्टील का 70S2 में अगर लेयर नहीं चढ़ाएंगे तो वो रस्टिंग हो जाएगा। वेदर का बाहर का एटमोस्फियर का इफेक्ट वो फिलर के ऊपर पड़ेगा और वो फिलर रस्ट हो जाएगा। फिर वो रस्टिंग फिलर हम यूज करेंगे, तब हमने देखा है कि चैप्टर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था कि रस्टिंग फिलर यूज करने से हमारा जनरली क्या होगा, वहां पे पोरोसिटी आएगा, लेक ऑफ फ्यूजन का चांसेस है और हमारा प्रॉपर करंट आर्क ब्लो नहीं चलेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम कांड हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे देखना चाहिए कि कॉपर जो है वो वेदर प्रोटेक्टिंग है। तो जहाँ पे ज़्यादा वेदर का इफेक्ट होता है वहाँ पे कॉपर का लेयर चढ़ा देंगे या फिर कॉपर का प्रोटेक्शन कर देंगे तो वहाँ पे भी हमको बचने का चांसेस है। एकदम जनरल एग्जांपल है, 70S2 के ऊपर कॉपर का लेयर चढ़ाते हैं। उसका रीजन यही है, रस्टिंग ना होने दे, वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए। सल्फर एंड फॉस्फोरस जो वो दोनों है वो इम्प्यूरिटी है, जितना ज्यादा उतना प्रॉब्लमेटिक है। हमको सल्फर एंड फॉस्फोरस जितना कम रहता है उतना ध्यान रखना चाहिए। जनरली क्या होता है, सल्फर एंड फॉस्फोरस लोग बोलते हैं भाई ये सब इम्प्यूरिटी है तो जब बनता है मटेरियल उस टाइम पे ही क्यों डालते हैं? भाई डालते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही उसमें आ जाता है। डस्ट के साथ कभी कभी सल्फर आ जाता है, डस्ट है। फॉस्फोरस जो है वो कोई दूसरा मटेरियल है, वो अशुद्धियाँ है उसमें से आ जाता है। तो सल्फर एंड फॉस्फोरस कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा मैकेनिज्म मैन्युफैक्चरर लोग जो फोर्जिंग करते हैं, वो लोग जो मिलिंग करते हैं, वो लोग ने बहुत सारे मैकेनिज्म यूज किए हैं, उससे हिसाब से वो बचाया जाता है सल्फर एंड फॉस्फोरस से कंट्रोल करने के लिए। लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ा बहुत सल्फर एंड फॉस्फोरस आ ही जाता है, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए, उतना जितना कम है उतना कम है। टिटेनियम एंड नियोबियम, टिटेनियम एंड नियोबियम का एक एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, एक स्टेनलेस स्टील का ही मैं एग्जांपल देता हूँ। स्टेनलेस स्टील का अंदर क्रोमियम परसेंटेज ज्यादा होता है। तो क्रोमियम का बिहेवियर क्या है, 400 से 800 डिग्री के बीच में क्रोमियम कार्बाइड बनाने का वो बिहेवियर है। तो क्रोमियम कार्बाइड बनाएगा, एग्जांपल के तौर पे एक स्टेनलेस स्टील का एक पाइप है, उसके अंदर एक जनरली 500 टेम्परेचर है, वैसा गैस या फ्लूइड अंदर से फ्लो हो रहा है। तो अंदर का क्रोमियम क्या करेगा, अंदर का क्रोमियम वो 500 टेम्परेचर की वजह से क्रोमियम का एक्टिविटी ये है 400 से 800, वो दोनों के बीच में 400 से 800 के बीच में अगर टेम्परेचर रहता है तो क्रोमियम एक्टिव हो जाता है। सबका अपना अपना बिहेवियर है, हाइड्रोजन का 300 से नीचे का बिहेवियर है, आर्गन का 500 से ऊपर का बिहेवियर है, सॉरी आर्गन का नहीं, हीलियम का थोड़ा 500 से ऊपर का बिहेवियर, सबका अपना अपना बिहेवियर है। ठीक है, यहाँ पे हमको ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए भाई ऐसा ही बिहेवियर क्यों। भाई इसी के लिए पीएचडी किया है एएसटीएम, एएसटीएम है वो पूरा पीएचडी है, मटेरियल का बिहेवियर के बारे में पूरा पीएचडी किया गया है। उसी में आप भी पीएचडी कर सकते हैं। आप कोई मेटल के अंदर कोई दूसरे टाइप का एक एक
इम्पैक्ट टफनेस है, वैसा ही कुछ एक प्रॉपर्टी विकसाइए और उस सब भी मटेरियल का बिहेवियर आप देखिए, फिर उसको कॉपीराइट करवाइए तो आपका भी बन सकता है। मेरा यहाँ पे पीएचडी कहने का मतलब ये है कि सब मटेरियल का अपना अपना बिहेवियर है। वैसे ही क्रोम है, वो 400 से 800 का बिहेवियर उसका एक्टिव होने का है, तो उस टाइम पे क्रोम हमारा मेटल में से निकल के कार्बन के साथ कोलैबोरेशन करके क्रोमियम कार्बाइड बनाएगा। फिर हमारे मेटल में क्रोमियम चला गया कार्बन के साथ, तब हमारा मेटल वहाँ पे कार्बन क्रोम का काम क्या था, कोरोजन रेजिस्ट करना, लेकिन वो क्रोमियम के कार्बन के साथ चला गया क्रोमियम कार्बाइड बना के। फिर हमारा मटेरियल जो कोरोजन रेजिस्ट करना था वो नहीं करेगा और वहां से कोरोजन स्टार्ट होगा, धीरे धीरे स्टार्ट होकर पूरा मेटल को फाड़ देगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टिटेनियम और नियोबियम को थोड़ा ज्यादा ऐड कर देंगे, ताकि क्या होगा, वो क्रोम जो है वो कार्बन के साथ ना मिलके, देखो ये जो क्रोम क्रोम जो है उसको कार्बन के साथ मिलने में थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा वो टाइम लेगा। लेकिन निकल एंड नियोबियम डालेंगे, वो निकल एंड नियोबियम तुरंत उसके साथ बना देगा बॉन्डिंग, और तुरंत उसको इलेक्ट्रोड दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो तुरंत क्रोमियम है वहां शांत बैठ जाएगा वहां पे वापस। उसी को बोलते हैं स्टेबिलाईजर भी बोलते हैं। इसी की वजह से टिटेनियम एंड नियोबियम ज्यादा स्टेनलेस स्टील में डालेंगे उतना अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सब चीज देखना चाहिए। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं मटेरियल ट्रेसेबिलिटी। मैं आपको पहले भी बोला मटेरियल ट्रेसेबिलिटी, कि भाई हम कोई इंटरव्यूअर है, हमको पूछता है टेल अबाउट योरसेल्फ, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द मतलब आपका वो ट्रेसेबिलिटी पूछता है कि आपका बॉन्ड कहाँ से हुआ, आपका गांव कौन सा है, आपका सिटी कहाँ पे रहते हैं, फैमिली के साथ है कि नहीं है, और आप कौन सी कंपनी इंडस्ट्री में काम किया, और इंडस्ट्री में काम करने के बाद आपका क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, कितने टाइप की इंडस्ट्री में काम किया, गल्फ में काम किया कि नहीं किया, इंडिया में काम किया कि नहीं किया, और कोई फिलिपीनी कंपनी या यूएसए सभी कोई दूसरी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी कंपनी में काम किया है कि नहीं किया है, वो सब चीज पूछा जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं आपका ट्रेसेबिलिटी। इंटरव्यूअर पूछता है, सबसे पहला इंटरव्यूअर का मोस्ट क्वेश्चन रहता है टेल अबाउट योरसेल्फ। तो यहाँ पे मटेरियल है उसी का सेम ऐसा ही, मटेरियल ट्रेसेबिलिटी मतलब मटेरियल कहाँ से बना, कहाँ उसको यूज किया, कैसे उसको हैंडलिंग किया, कहाँ से लाया गया, उसका स्टैंपिंग क्या है, उसका ग्रेड क्या है, उसका हीट नंबर क्या है, वो सब चीज के बारे में बात करेंगे, तो उसी को बोलते हैं मटेरियल ट्रेसेबिलिटी। ठीक है, ओके, मटेरियल ट्रेसेबिलिटी, ओरिजिन ऑफ द मटेरियल, कहाँ से बोथ पेरेंट एंड फिलर मैटर, ओरिजिन कहाँ से बना है, वो प्रोसेस इंडस्ट्रीज में उसका एग्जांपल, उसमें क्या क्या होता है, वो पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट वो मटेरियल को चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर लोकेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो कहाँ से आया है, उसका पार्ट सब असेंबली कहाँ कौन सा है, वो सब चीज़ के बारे में, कौन सा मटेरियल कौन सा स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो उसी को बोलते हैं मटेरियल ट्रेसेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन नहीं समझाएगा, क्योंकि मैं जो बोला है मोस्टली वही है। और यहाँ पे मटेरियल ट्रेसेबिलिटी के लिए कुछ मेटालिक प्रोडक्ट के लिए BSN 10204 का इंस्पेक्शन क्राइटेरिया दिया गया है, वो मैं ऑलरेडी एक सेशन पूरा लंबा चौड़ा 27 मिनट का किया है, आप देखेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। सिस मटेरियल सर्टिफिकेशन 3.1 3.2 ऐसा करके मैं एक वीडियो बनाया है, वो आप देखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे ऊपर छल्ली बात कर लेता हूँ, देर आर मटेरियल ट्रेसेबिलिटी का हमारा जनरली क्या होता है। मटेरियल ट्रेसेबिलिटी अगर यूरोपियन स्टैंडर्ड से अगर बात करते हैं तो BSEN 10204 मेटालिक मटेरियल, उसी के बारे में जनरली होता है। मैं थोड़ा उसको दिखा देता हूँ, मटेरियल ट्रेसेबिलिटी का एक कोड भी मेरे पास पड़ा है, BSEN 10204, यहाँ पे मैं हाईलाइट किया है, ये है कोड। ठीक है, देखिए ये BSEN 10204 8 से 10 पेज का ही है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, उसमें पूरा चीज़ दिखाया है, 2.1 क्या है, 2.2 का है, मटेरियल ट्रेसेबिलिटी कैसे इंस्पेक्शन करते हैं, वो सब चीज़ के बारे में पूरा डेप्थ में समझाया गया है। ऑलरेडी ये कोड के हिसाब से मैं भी पूरा एक वीडियो अच्छा सा बनाया है, वो भी मैं दिखाया है। ठीक है, ओके, अभी हम आगे बढ़ेंगे मटेरियल ट्रेसेबिलिटी का हमारा चैप्टर में। BSEN 10204 मेटालिक मटेरियल के लिए हमारा इंस्पेक्शन कैटेगरी कैसा होता है, मटेरियल ट्रेसेबिलिटी में कैसा कैसा हम बिहेव करते हैं, कैसा इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। देखो, मेटालिक मटेरियल में दो टाइप के इंस्पेक्शन होते हैं, एक नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन, एक स्पेसिफिक इंस्पेक्शन। यहाँ पे दोनों चीज दिखाया गया है आपको, नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन ए और नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन।
नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन कैसा इंस्पेक्शन कि वो जो प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक प्लेट लेना है या फिर आपको एक इलेक्ट्रोड लेना है 70S2 का, ठीक है, 70S2 का आपको इलेक्ट्रोड लेना है, तो उसमें दो टाइप का आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। एक तो नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन के हिसाब से भी मिलेगा और स्पेसिफिक के इंस्पेक्शन के हिसाब से भी मिलेगा। नॉन स्पेसिफिक मतलब उसमें दो टाइप है, 2.1 2.2। 2.1 का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरर है, एल एन टी को 7018 इलेक्ट्रोड चाहिए, वो बोलेगा ईसाब वाले को कि भाई मुझे इलेक्ट्रोड दे दो, तो वहाँ पे वो लिखेगा 2.1 2.2 3.1 3.2 ऐसा करके होता है। तो 2.1 का मतलब हुआ कि आपको वो मैन्युफैक्चरर हिसाब है, वो अपने हिसाब से, अपने प्रोसीजर के हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर के हिसाब से वो इलेक्ट्रोड बना बना के ऑलरेडी पहले से ही रखेगा, और रखने के बाद एलएनटी जैसे ही बोलेगा कि मुझे इलेक्ट्रोड चाहिए, तुरंत वो दे देगा, भाई मेरे पास नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन वाला इलेक्ट्रोड है, आपको चाहिए? एलएनटी बोलेगा हाँ चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दे दो, तब वो नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन वाला इलेक्ट्रोड दे देगा। वो इलेक्ट्रोड कैसा इलेक्ट्रोड होगा? एलएनटी ने भले ही ऑर्डर दिया है, लेकिन वो उसने ऑर्डर के हिसाब से नहीं बनाया, पहले से उसने बना के रखा है। वो कैसे बना के रखा है? जो मैन्युफैक्चरर ईसाब है उसका खुद का प्रोसीजर के हिसाब से उसने बना के रखा है 7018, उसी को बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, अभी नॉन स्पेसिफिक में दो टाइप है, 2.1 2.2। एक सर्टिफिकेशन ऐसा रहेगा, एक मैं इलेक्ट्रोड का सर्टिफिकेट दिखाता हूं तो जो आपको ज्यादा पता होगा। देखो, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट 3.1, जब जब कोई भी इंस्पेक्शन आप चेक करने जाते हैं, कोई भी इंस्पेक्शन आप करते हैं, तो आपको जनरली क्या होता है, इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट देखना पड़ता है। तो इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट जो है वो कैसा होता है, उसी के बारे में मैं जनरल अभी बात करता हूँ। देखो, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट जो है, ठीक है, ऐसा जनरली सर्टिफिकेट होता है ईसाब का, ठीक है, 7018 का मैं एक इलेक्ट्रोड का सर्टिफिकेट दिखाया है। यहाँ पे इंस्पेक्शन स्पेसिफिकेशन 3.1, केमिकल एनालिसिस टेस्टिंग रिपोर्ट 2.1, 2.2 मटेरियल प्रॉपर्टीज ऐसा करके दिखाया है। ठीक है, मैं ये सब चीज़ समझाता हूँ कैसा है। एलएनटी ने बोला कि मुझे 7018 चाहिए, ईसाब ने दे दिया कि चलो भाई मेरे पास ये 7 ऑलरेडी बना के रेडी है, नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन वाला। नॉन स्पेसिफिक का मतलब कि ईसाब के खुद की प्रोसीजर के हिसाब से उसने इलेक्ट्रोड बना के रखा है। उसमें भी दो टाइप है, 2.1 2.2। 2.1 का मतलब ये हुआ एलएनटी को डायरेक्ट वो सर्टिफिकेट जो है उसमें रिजल्ट कोई भी नहीं लिखेगा, रिजल्ट डालेगा नहीं। ठीक है, टेस्टिंग रिजल्ट जैसे कि इम्पैक्ट टफनेस है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो सब चीज़ नहीं डालेगा, तो उसी को बोलते हैं 2.1। अगर सर्टिफिकेट पूरा रिजल्ट डालेगा कि इम्पैक्ट टेस्ट इतना आया, टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना आया, ह्यूमिडिटी उसका इतना है, उसका नंबरिंग इतना है, ये सब चीज़ डालेगा, तो उसको बोलते हैं 2.2। वो हो गया नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन। अभी स्पेसिफिक इंस्पेक्शन का मतलब क्या हुआ? देखो, 2.1 का मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 2.1 मतलब आपको जो सर्टिफिकेट देगा वो उसमें कोई रिजल्ट नहीं डालेगा, और 2.2 का उसमें वो रिजल्ट डालेगा। ठीक है, और दोनों में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर रहेगा, वो खुद का मैन्युफैक्चरर का रहेगा। स्पेसिफिक इंस्पेक्शन में मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसीजर जो है वो मैन्युफैक्चरर का नहीं रहेगा, कोई भी ऑर्डर देगा वो उसका खुद का प्रोसीजर। एग्जांपल के तौर पे एलएनटी ने ऑर्डर दिया, लेकिन एलएनटी ऐसा बोलेगा आपका प्रोसीजर के हिसाब से नहीं, हम लोग देते हैं वही प्रोसीजर, हमारा स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप इलेक्ट्रोड बनाओ और फिर हमको दो, तो उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक इंस्पेक्शन। उसमें भी दो टाइप है, 3.1 3.2। 3.1 का मतलब ये हुआ कि ईसाब वाला है, वो एल एन टी का, एग्जाम्पल पे मैं ये सब चीज़ बात एग्जाम्पल पे तौर पे कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंपलसरी नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एल एन टी वाला ऑर्डर देगा ईसाब वाले को कि ये मेरा प्रोसीजर है, मुझे ये प्रोसीजर के हिसाब से इलेक्ट्रोड बना के दो और 3.1 दो। 3.1 का मतलब यहाँ पे 3.1 एल एन टी ने लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कोई भी क्वालिटी इंजीनियर वहाँ इंस्पेक्शन करने नहीं आएगा। आप ही का क्वालिटी डिपार्टमेंट, आपका, आप मैन्युफैक्चरर है, आप ही का कोई अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से अलग, प्लानिंग डिपार्टमेंट से अलग एक क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, वो क्वालिटी डिपार्टमेंट वाला वो इंस्पेक्शन करेगा और वो हमको सर्टिफिकेट देगा, हम लोग मान्य करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे दे दो। ऐसा हमारा कोई क्वालिटी वाला वहाँ इंस्पेक्शन करने नहीं आएगा। इसी का मतलब होता है 3.1। 3.2 का मतलब, 3.2 का मतलब कि भाई
हम एल&टी देगा उसको कि भाई मुझे इतना इलेक्ट्रोड चाहिए दे दो, तो लेकिन हमारे प्रोसीजर के हिसाब से बनाना है, ठीक है, तो प्रोसीजर के हिसाब से एल&टी के प्रोसीजर के हिसाब से तो वो बनाएगा, लेकिन 3.2 लिखा है एल&टी ने, इसका मतलब ये हुआ कि एल&टी का क्यूसी वाला भी वहाँ इंस्पेक्शन करने जाएगा। या फिर एल&टी ऐसा भी कर सकता है, वो एक थर्ड पार्टी हायर करेगा कि भाई आप तुम लोग जाओ। थर्ड पार्टी कौन रहता है? जनरली टीयूवी नॉट, लॉयड, एचजीएस, बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं थर्ड पार्टी के लिए। आईसीएस, बहुत सारी कंपनियां ऐसी है इंडिया में, आप देखेंगे तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है, वो भी वो हायर करेगा एल&टी वाला, वो वहाँ इंस्पेक्शन करने जाएगा, उसी को बोलते हैं 3.2। 3.2 का मतलब कि भाई ई सब वाला अपना क्वालिटी वाले तो चेक करवाएगा ही, एंड यूजर है उसका भी इंस्पेक्शन क्वालिटी करेगा, या थर्ड पार्टी उसने हायर किया है तो वो भी एक इंस्पेक्शन करेगा, तो उसी को बोलते हैं 3.2। यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मैं एक सर्टिफिकेट दिखाता हूँ यहाँ पे, ये ईसाब का ही सर्टिफिकेट है, ठीक है। यहाँ पे इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट 3.1 लिखा केमिकल एनालिसिस में, तो केमिकल एनालिसिस जो है वो ईसाब वाला का खुद का क्वालिटी वाले ने किया है, यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरर एंड यूजर है उसने वो इंस्पेक्शन नहीं किया है। यहाँ 3.1 का मतलब ये हुआ। 3.2 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेट है उसमें उसने रिजल्ट भी डाले होंगे। देखिए यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी में डाला है, टेंसाइल का रिजल्ट डाला है 480 मेगा पास्कल, और उसका RM है 560, F4 टू Fi 30% है, इम्पैक्ट अपने -40 डिग्री पे है। और ये अगर यहाँ पे 2.1 लिख दिया होता, यहाँ पे मेरा कर्सर है, वहाँ पे 2.1 लिख दिया होता, तो यहाँ पे ये सब चीज़ कुछ नहीं लिखता, टेंसाइल इम्पैक्ट सब खाली उसमें लिख देता है एक्सेप्ट 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 ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा आप पैसा देंगे उसी के हिसाब से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप ज़्यादा पैसा देंगे तो आपको 3.2 वाला मिलेगा, आप कम पैसा देंगे तो 3.1 वाला मिलेगा। और देखो, ज़्यादा आप कॉस्ट लगेगा तो किस में लगेगा? 2.2 और 3.2 में ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, 2.1 और 3.1 में कम कॉस्ट लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ईसाब वाले को 3.2 आपने लिख के दिया है, आपको ऐसा परचेज ऑर्डर में लिखा है कि 3.2 सर्टिफिकेशन चाहिए, तब क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर है उसको आपको भी कॉल देना पड़ेगा इंस्पेक्शन का, कि और जो थर्ड पार्टी आपने हायर किया है उसको भी कॉल देना पड़ेगा इंस्पेक्शन के लिए कि भाई हमारा ये इलेक्ट्रोड ये डेट पे बन रहा है, आप आ जाओ और आप चेक करो, आप ये प्रोसेस में हमारा मैन्युफैक्चरिंग पहुंचा है, आप आओ और चेक करो, ऐसा करके तो वहाँ पे वो भी जाएगा, तो एक क्वालिटी का एंश्योरिटी बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 3.1 वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं है। 3.2 इज द बेस्ट, 2.2 एंड 3.2 इज द बेस्ट, ओके। यहाँ पे आपको ये सब चीज़ देखना चाहिए, लेकिन उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है, ओके। अभी दूसरी बात, यहाँ पे लिखा है 3 पॉइंट, ये सर्टिफिकेट में दिखा रहा हूँ, इसमें 3.1 लिखा है। 3.1 का मतलब ये हुआ कि भाई आपका वहाँ क्वालिटी वाला कोई नहीं गया है तो आपको इंश्योरिटी कैसे आएगा? इसी के लिए मैं एसएफए 5.01 समझाया है, 5.1 समझाया सेक्शन 2C का, ऑलरेडी मैं लाइन बाय लाइन पूरा सेक्शन समझाया, वो आप पढ़ करेंगे तो आपको ज़्यादा डेप्थ में समझ में आएगा कि हाँ, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए, हमको कैसे इंस्पेक्शन हमारी कंपनी में करना चाहिए। भले ही मैन्युफैक्चरर ने हमने 7018 दे दिया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रॉपर्टी हमको कैसे चेक करना चाहिए हमारी कंपनी में उसका केमिकल एनालिसिस कैसे इंस्पेक्शन करना चाहिए, वो सब चीज़ के बारे में आपको समझ में आएगा। ऑलरेडी मैं करवाया है सेक्शन 2C, उसमें बहुत सारे पार्ट बनाए हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेशन करेगा, आपको अच्छा क्वालिटी इंस्पेक्टर बनना है, वेल्डिंग इंस्पेक्टर बनना है, तो सभी लोग ASME सेक्शन 2C का SFA 5.01 करिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको ज़्यादा डेप्थ में समझ में आएगा मटेरियल का इंस्पेक्शन कैसे होता है, ओके। मटेरियल कंडीशन एंड डायमेंशन, मटेरियल कंडीशन एंड डायमेंशन कैसा होना चाहिए, तो उसमें हमको जनरली 4 इंस्पेक्शन करने, एक तो जनरल इंस्पेक्शन होता है, एक विजुअल इम्परफेक्शन होता है, विजुअल इम्परफेक्शन का इंस्पेक्शन होता है, एक डायमेंशन का, एक सरफेस कंडीशन का। तो जनरल इंस्पेक्शन है उसमें क्या चेक किया जाता है? दिस टाइप ऑफ इंस्पेक्शन टेक अकाउंट ऑफ द स्टोरेज कंडीशन, कहाँ पे उसका है, मेथड ऑफ हैंडलिंग कैसा है, नंबर ऑफ प्लेट एंड पाइप डिस्टोर्शन टॉलरेंस क्या है, वो सब चीज़ देखा जाता है जनरल इंस्पेक्शन में। फिर विजुअल इम्परफेक्शन में क्या चेक किया जाता है कि विजुअली वो प्लेट प्रॉपर है कि नहीं है। और टिपिकल विजुअल इम्परफेक्शन आर यूजली एट्रीब्यूट द मैन्युफैक्चरर प्रोसेस एंड इंक्लूड द कोल्ड लैप इसमें नहीं है। सरफेस लेमिनेशन है तो क्या करना चाहिए, उसका एज
एज ऑफ द प्लेट कैसा है, लेमिनेशन जो है वो प्रेजेंट बॉडी ऑफ मटेरियल एंड अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन कैसे करना चाहिए, वो सब चीज़ के बारे में विजुअल इंस्पेक्शन इनपरफेक्शन के बारे में हम चेक कर सकते हैं। अगर हमको ज़्यादा मिला कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऐसा पपड़ी कोल्ड लैब जैसा दिख रहा है, तो हम यूटी करवा के इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और हम प्लेट में है तो उसमें भी हम यूटी या फिर कोई दूसरा अच्छी तरह से, अगर सरफेस एनक्लोज्ड है, ओपन सरफेस है, तो जहाँ पे ओपन सरफेस है वहाँ पे पीटी होता है, जहाँ पे सरफेस के अंदर डिसकंटिन्यूटी है वो सरफेस में ओपन नहीं है, वो चेक करने के लिए एम्प्टी होता है। और 6 mm से अबव थिकनेस है तो यूटी भी हम कर सकते हैं और आरटी भी कर सकते हैं। लेकिन आरटी का लेमिनेशन का एक लिमिटेशन है, ये क्वेश्चन आपको आएगा, आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो मैं हाईलाइट किया है ये लेमिनेशन के बारे में है, और वो क्वेश्चन आपको कंपलसरी आएगा सभी पेपर में। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाएगा, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। कैसे याद रखना है वो आपके ऊपर है, आपको पास होना है, आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। ओके, फिर आता है डायमेंशन इंस्पेक्शन। डायमेंशन में लेंथ, विड्थ, थिकनेस क्या सब चीज़ है, उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं है, उसका हीट नंबर क्या है, वो सब चीज़ के बारे में डायमेंशन इंस्पेक्शन के बारे में आता है। और सरफेस कंडीशन कैसा है उसका, सरफेस कंडीशन अगर यूरोपियन स्टैंडर्ड की बात करें तो ग्रेड ए सरफेस, उसमें क्या है कि अभी कोई भी ग्रेड ए रस्टिंग कैसा हुआ है। अब हम जाते हैं जनरली जनरली हम सरफेस देखते हैं कि ये तो साला थोड़ा ज़्यादा रस्टिंग है, और ज़्यादा रस्टिंग है, और ज़्यादा रस्टिंग है, ऐसा कैसा, उसका भी ग्रेडिंग दिया है यूरोपियन स्टैंडर्ड। तो रस्ट ए ग्रेड जो है वो स्टील सरफेस लार्जली कवर्ड विथ एडजन मिल स्केल विथ लिटल और नो रस्ट, मतलब कुछ भी बहुत कम रस्ट है, मतलब अगर है ही नहीं रस्ट तो उसको बोलते हैं रस्टिंग ग्रेड ए। अगर थोड़ा और ज्यादा रस्ट है, मतलब रस्ट अभी स्टार्टिंग हुआ, बिगन टू द रस्ट, मतलब रस्ट अभी थोड़ा स्टार्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं रस्ट ग्रेड बी। और ग्रेड सी जो है उसको क्या बोलते हैं कि भाई स्लाइटली वो रस्टिंग होना स्टार्ट हो गया है, अभी उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, उसको थोड़ा अच्छी तरीके से स्टोरेज करना पड़ेगा, उसको ध्यान रखना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं। और उसमें स्लाइटली थोड़ा सा पिटिंग आने लगेगा और रस्टिंग की वजह से, तो उसी को बोलते हैं ग्रेड सी। और ग्रेड डी जो है वो बहुत सारा रस्ट हो चुका है, बहुत इतना रस्ट हो चुका है कि अभी हमको यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये प्लेट को अभी कैसे यूज़ करें, वो इतना सारा पिटिंग भी आ जाएगा कि हमको एक्सेप्ट करे कि ना करे उसके बारे में हमको भी सोचना पड़ेगा। इतना रस्टिंग हो गया तो उसको बोलते हैं ग्रेड डी। समरी ऑफ इंस्पेक्शन। मटेरियल इंस्पेक्शन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंस्पेक्टर्स ड्यूटी। देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है, मटेरियल इंस्पेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंस्पेक्टर्स ड्यूटी, इंस्पेक्टर का मेन ड्यूटी है। एंड अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व इज द की ऑफ सक्सेस। आपको सक्सेस होना है तो आपको मटेरियल इंस्पेक्शन का डॉक्यूमेंट्री आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको यही समझ में नहीं आया है तो मैं आगे स्टार्टिंग ऑफ लेसन में बोला कि कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों को मेरा रिलेटिव है तो लेने के बाद फिर क्या यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको इंस्पेक्शन कैसा होता है, मटेरियल का इंस्पेक्शन कैसा होता है, वो सब चीज़ पता नहीं है। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वो जनरली क्या आगे बढ़ेगा और हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इंस्पेक्शन में, और एंड जो यूजर है उसको भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ ये चैप्टर जो है वो आपको क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। इसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे, जितने भी 5 पेपर सेट है, पांचों पेपर में मतलब जितना भी है उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे। सेट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सभी पेपर एक्चुअली 5 सीस्विप 3.1 के 5 पेपर है। पहला पेपर है वो जनरल का, दूसरा है स्पेसिफिक का, तीसरा है पाइप, चौथा प्लेट, वो दोनों प्रैक्टिकल है, पाइप एंड प्लेट दोनों। मैंने मैक्रो जो है उसमें 12 क्वेश्चन है, एकदम इजी। आज तक मैक्रो में कोई भी मैंने देखा है, मेरी आंखों के नीचे जो भी लोग सीस्विप 3.1 का एग्जाम दिया है, मोस्टली 99.9% लोग मैक्रो एग्जामिनेशन में पास हो गए। उसमें कोई पास होने एकदम ईजी है। जब मैं पेपर में सॉल्व करेगा उस टाइम पे भी मैं समझाएगा कि कैसे पेपर में देखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कैसे टिक मार्क करना चाहिए। यहाँ पे टिक मार्क करने से भी बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, आधा टिक मार्क करते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ देखना चाहिए। टोटल 148 क्वेश्चन है पांचों पेपर मिला के, और 148 क्वेश्चन है। और सीसीप 3.1 का अभी फीस रिड्यूस हुआ है 2020 में 1,06,000, और इंस्टीट्यूट का फीस अलग है। आप चाहे तो अगर सूरत रीजन में है, गुजरात रीजन में है, तो क्यूसी टेक इज़ द बेस्ट अभी इंस्टीट्यूट है यहाँ पे सूरत में, तो आप